के लिए जो ट्रेडिशनली जो तैयारी कर रहे थे वही उसके दिमाग में था। लेकिन जो ये दो एग्ज़ाम आया ये पूरी तरीके से पैटर्न बदल दिया। इसमें जो 68 वाला है स्टेटमेंट कोड, जिसमें कि मैच करने वाला दिया जाता है ऐसे करके, और कूट ये क्या हो रहा है, कूट करने वाला, ये तीन तरह के प्रश्न इंट्रोड्यूस किए गए। जैसे कि कोई स्टेटमेंट दे दिया कि एक स्टेटमेंट कि भारत में पहली बार डाक सर्विस की शुरुआत 1855 ईस्वी में हुई थी। डाक सर्विस की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के समय में हुई थी। पहला ऑप्शन स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट। तो पहला वाला इसलिए ध्यान देना है कि ये 55 में हुआ था कि 54 में हुआ कि 53, तो वहाँ पे इस तरह से एलिमिनेट करना है। तो थोड़ा सा क्या कर दिया कि जो एक लाइनर वाला पढ़ने वाला बच्चा था एकदम उसका दिमाग में शौक लगा कि यार ये किस तरह से आ गया। तो यहाँ पे लोग नहीं संभला, थोड़ा सा ही डाला था, बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन 1/4 था। 69वीं में ये वाला स्टेटमेंट और कूट की संख्या बढ़ा दिया और 150 क्वेश्चन में से आप देखिएगा 50 प्लस आपका कूट स्टेटमेंट और मैच ऑफ द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। जिससे क्या हुआ कि आपके पास मात्र 2 घंटे का समय है और क्वेश्चन कितना सॉल्व करना है। और ये आसान होता है, जो यूपीएससी का थोड़ा सा तैयारी किया हुआ है उसके लिए आसान है, लेकिन बीपीएससी जो ट्रेडिशनल मोड में तैयारी कर रहा है उसके लिए थोड़ा टिपिकल है। तो यहाँ 2 घंटा में, तो अब यहाँ ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत क्या हुआ कि टाइम कंज्यूमिंग काफ़ी हुआ इसे क्वेश्चन पे, और बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट लोग नहीं ले पाए। 110, 105, 105 से नीचे भी कई लोग रहे, 100 पे अप्रॉक्स। जिसने 110 से ऊपर अटेम्प्ट लिया या तो वो बच्चे थे जो कि जिसका बहुत अच्छा प्रैक्टिस था, जो पहले से बना रहे थे, यूपीएससी टाइप का बच्चा था, या आंख बंद करके बनाने वाला बच्चा था। जो आंख बंद करके बनाने वाला बच्चा था तो ऐसे ही उसका रिजल्ट नहीं होना था। जो 110 प्लस जिसने अटेम्प्ट लिया, तो मैथ का एक देखिएगा प्रोबेबिलिटी का वो चैप्टर होता है, आप लोग पढ़ा होगा आपने। मान लीजिए कितना भी आप में एक्यूरेसी है, तो एक्यूरेसी में आप देखिएगा कि बहुत अच्छा एक्यूरेसी है, तो 10 क्वेश्चन आप बनाते हैं तो 10 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपका जो है ये एरर होने की पूरी प्रोबेबिलिटी रहेगी। एरर क्यों भाई? कि इसको ह्यूमन एरर कह सकते हैं, ह्यूमन एरर। और बहुत अच्छा आपका एक्यूरेसी है तब, तो 10 में एक गलत हो रहा है और आपने 100 अटेम्प्ट लिया, तो इसका मतलब है कि 100 में कितना गलत हो गया? 10 गलत हो गया। और फिर इसमें से भी 3 गो नेगेटिव वाला गलत हो गया। तो आप जोड़ लो 90, और 90 में से भी घट गया कितना? 3, तो कितना आ गया? लगभग इतना ही ना होगा। जनरल में रिजल्ट हुआ नहीं हुआ, ख़त्म हो गए। बहुत अच्छा एक्यूरेसी होने के बावजूद भी जिसने सोचा कि एकदम हम जो बनाए हैं एकदम सही सही बनाए हैं, अटेम्प्ट हम नहीं लिए। क्यों नहीं अटेम्प्ट लिए? कि ज़्यादा अटेम्प्ट ले लेंगे तो गलत हो जाएगा। लेकिन ह्यूमन एरर के वजह से एक भी मार्जिन आपने गलत रखा तो क्या हो गया? कट ऑफ कितना गया था? समथिंग। ऐसे ही रिजल्ट नहीं हुआ। जनरल में तो ऐसे ही रिजल्ट नहीं हुआ। अब यही वाला एरर कर लो कि एक आम स्टूडेंट जो है
ये तो तेज तर्रार स्टूडेंट की मैं बात बताया। जो जनरल स्टूडेंट है उसका मार्जिन मान लो 2, तो 2 है तो 100 में बनाएगा तो होगा इसका 20 गलत, और फिर इसमें माइनस कितना हो गया 5, तो 80 यहाँ हो गया, और फिर 600 घटा लो, 73 का बट 80 में 6 घटेगा तो कितना बचेगा? हाँ 73, हाँ ठीक है। कभी रिजल्ट होगा? बहुत अच्छी जानकारी भी है, मेहनत भी किया है, अटेम्प्ट नहीं ले रहे हो, गया काम से। अब ये तय करना है कि आपका ये वाला एक्यूरेसी लेवल है कि ये वाला एक्यूरेसी लेवल है। सेट बनाते होंगे ना कि 10 को जो बना रहे हैं कन्फर्म वाला, जिसको लग रहा है कि हम कन्फर्म बना रहे हैं, तो आपका एक्यूरेसी का लेवल ये है कि ये है। यदि ये है तो भी जनरल में आपका रिजल्ट नहीं हो रहा है, और यदि ये है तो भी तो एकदम हो ही नहीं रहा है, तो किसी कैटेगरी में भी रिजल्ट नहीं होगा। इसमें किसी भी कैटेगरी में रिजल्ट नहीं होगा। विकलांग तिकलांग होगा उसमें भी नहीं होगा रिजल्ट, समझ लीजिए। तो इसका मतलब है कि आपको उस अनुपात में अटेम्प्ट लेना पड़ेगा कि जो बहुत अच्छा एक्यूरेसी है, यदि 130 प्लस अटेम्प्ट लेते हैं तो इस तरह से आप 13 को घटाएंगे तो फिर आपका 90 प्लस बचेगा। तो आपको कम से कम 130 लेना पड़ेगा अटेम्प्ट उसमें। और यदि इस लेवल का है तो प्रयास करना है कि इससे भी ऊपर लेना है अटेम्प्ट। यदि जनरल में रिजल्ट चाहते हो तो जनरल में रिजल्ट लेके आओगे तभी आपका हो सकता है कि कैटेगरी में भी बचे। 2-4 को क्वेश्चन इधर उधर कई बार गलत, तो ये चीज़ तो अटेम्प्ट ज़रूरी है। मैक्सिमम लोगों ने टाइम कंज्यूमिंग के वजह से अपना ज़्यादा एक्यूरेसी बनाने के चक्कर में क्या कर दिया कि अब खुद सुसाइड कर लिया, वो मतलब रिजल्ट ही नहीं हुआ बहुत लोगों का। तो वो इसी वजह से कि अटेम्प्ट लेना है पहला। दूसरा चीज़ कि जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस पर काम करना है। क्या कि जो टाइप का क्वेश्चन है, या तो बीपीएससी का जो ही पूछा हुआ क्वेश्चन है पिछले 69वीं वाला, उस तरह के क्वेश्चन को आप स्टेटमेंट वाला, कूट वाला, इसको एलिमिनेट करने का तरीका अपना। तो एलिमिनेट वाला कहाँ से मिलेगा? तो PYQ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है, वह आपका एक बेस लाइन होगा, और उस तरह के जो क्वेश्चन है वहाँ से आप सीखोगे। उससे क्या है कि आपको जानकारी सब है, आपका जितना जानकारी उसी में आपका पीटी हो सकता है। लेकिन उसमें क्या होगा कि आप अब देखिए किसी सेट से यदि बनाते हो ना, तो ये वैज्ञानिक नहीं है। वो क्या करता है, स्टूडेंट अपने मन मुताबिक उसको सेट करता है। उसमें बहुत सारा चीज़ आपका जो नियम कहता है, जो हमेशा यूज करता है PYQ, या तो जिस तरह से बीपीएससी यूपीएससी पूछती है, उसका यहाँ पे कोई सेट में अप्लाई करोगे तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक हो जाएगा अपने। तो प्रयास करना है कि PYQ सॉल्व करना है। और PYQ सॉल्व करते हो तो एक तो कई बार रिपीटिशन होने की संभावना रहती है, वो हो जाएगा मदद। दूसरा कि आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और फिर आप एनालिसिस कर पाएंगे कि कितना में है। और प्रयास करना है कि 150 क्वेश्चन बनाने का 3 घंटा में कितना अटेम्प्ट ले रहे हैं और उसमें कितना सही है। अभी 1 महीना का समय तो और बचा ही है, 1 सवा महीना, तो कम से कम 5 से 7 टेस्ट आप फुल जरूर दें। 5 कम से कम तो ज़रूर दीजिए फुल टेस्ट, और उससे सप्ताह में 2 ही दे दीजिए, या सप्ताह में 1 ही अभी ले लें, लेकिन 4-5 जरूर दीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपका ये पता चलेगा कि हम अटेम्प्ट जितना ले रहे हैं उसमें कि कितना जो है एक्यूरेसी है, ज़्यादा अटेम्प्ट ले रहे हैं। तो एक पढ़ना अब क्या है, तो पढ़ना वही है, लूसेंट वाला ही है, अब तक रहा है। इसमें परिवर्तन किया गया, इसमें कोई लोचा नहीं था, खाली स्टेटमेंट बनाया, कूट बनाया, पैटर्न वही था, जानकारी लूसेंट वाला ही था।
लेकिन अब क्या बोल रहा है मनु जी, जो चेयरमैन हैं, बोल रहे हैं कि अब इसका लेवल स्टैंडर्ड भी ऊपर करेंगे। समझ रहे हैं, इसका लेवल भी ऊपर करेंगे, और हिंदी वाला तो जो है खास करके उसको ऊपर करेंगे। हाँ, तो ऊपर करेंगे तो क्या करना है, थोड़ा सा यूपीएससी और यूपीपीसीएस लाइन टाइप के जो क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस वाला, उसके क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए। घटना चक्र में आपको मिलेगा, घटना चक्र में तो मिलता ही है उसको, कि जो कूट टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है उस लेवल को मेंटेन करने के लिए, तो उसी तरह से क्वेश्चन ही पूछेगा। ठीक है, तो क्या पढ़ना है, तो हिस्ट्री वाला, मॉडर्न वाला, तो सर वाला तो वीडियो बताए ही थे कि मॉडर्न वाला पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। साइंस में पिछले बार देखिए 17 जो है क्लासिकल साइंस का क्वेश्चन था, और 13 के करीब आपका टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन था। एक ट्रिक आप बताते हैं कि जो टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है, खास करके जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, मैक्सिमम इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ही होता है, और उसमें यदि कूट वाला प्रश्न आ गया, कूट मतलब स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, तो मान के चलो कि तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही होता है। जितना भी स्टेटमेंट है उसमें सभी सही होने की संभावना रहता है। कि जैसे एक उदाहरण कि AI टूल्स का प्रयोग इनमें से निम्न क्षेत्रों में किया जा सकता है: हेल्थ, एग्रीकल्चर, अंतरिक्ष, इस तरह से और भी कई क्षेत्र दे देंगे, तो सब हो गया। जैसे कोई बायोटेक्नोलॉजी से सवाल हो गया कि कोई जो कचरा जो पदार्थ है उसको डिकम्पोजिशन करने के लिए किन किन विधियों का सहारा लिया जाता है, और कोई टेक्नोलॉजी का दे रहा है तो उसमें प्रयास करना है कि सब हो जाए। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी में लगभग कूट वाला वही होता है, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज तो रहना ही चाहिए। साइंस वाला में देखो क्या क्या पूछा था। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो था पिछले बार 69वीं में केमिस्ट्री का था, 7 क्वेश्चन यहाँ से था, 5 आपका फिजिक्स से था और 5 आपका बायो से था। साइंस देखो, इसी में एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से प्रश्न पूछा जा रहा है, उसको थोड़ा सा देखना है। तो वहाँ फ़ायदा क्या करेगा कि ये ज्योग्राफी में फ़ायदा करेगा आपको, ज्योग्राफी। और कहाँ और क्या करना है, तो इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा बजट इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लेना है ढंग से। ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी को कैसे पढ़ना है, तो ज्योग्राफी में मैप पे ज़्यादा ध्यान देना है। मैप जो आप जान रहे हो, जीके वाला वो तो जान ही रहे हो, लेकिन मैप से आपका 4-5 मार्क्स ऐसे ही आपका सही करवा देगा। जैसे अभी पूरी दुनिया का कर लेना है, तो दुनिया में क्या करना है उसको भी आप गेस कर सकते हो। अभी यूरोप वाला मैप करो ना, देखो वहाँ से 2-3 क्वेश्चन रहेगा ज्योग्राफी से। रसिया यूक्रेन के आसपास वाला जो क्षेत्र है, लाल सागर और भूमध्य सागर और अरब सागर के बीच वाला जो क्षेत्र है, बाला मंदेब वाला, और फिर उधर अरब की खाड़ी और फारस की खाड़ी वाला जो क्षेत्र है, उसका देखो पूरा क्षेत्र चर्चा में रहा है। रसिया यूक्रेन, इजराइल हमास, यमन हो गया, ईरान हो गया, ये पूरा क्षेत्र देखो ज्योग्राफिकली, समुद्र से लेकर के, पहाड़ से लेकर के उसके और क्या विशेषता है, वहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपका रहेगा, देख लीजिए। जो चर्चित जो चीज़ है वही पूछा जाता है। और क्या बच गया, पॉलिटी। तो पॉलिटी तो आपका अभी भी लूसेंट टाइप का ही है, उसमें थोड़ा सा संसद वाला जो पार्लियामेंट चैप्टर थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए। पार्लियामेंट पढ़ लिए तो वहाँ से जो क्वेश्चन ट्विस्ट करके कभी पूछ सकता है, वहाँ से बन जाएगा। CAG बहुत महत्वपूर्ण रहता है, उसको बार बार पूछते रहता है। और इसके बाद फिर अटॉर्नी जनरल से क्वेश्चन रहता है, सॉलिसिटर जनरल से रहता है, पंचायती राज है, वहाँ से थोड़ा सा देख लीजिए। रिजर्वेशन वगैरह इशू जो है उसको देख लेना है, यही चीज़ है। अभी 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए बात चल रहा है, तो उसमें कौन कौन सा, पिछले बार तो PTM में पूछा था, इससे कौन कौन सा आर्टिकल प्रभावित होगा, या तो ये होगा, तो उसमें कौन सा सब क्लॉज जोड़ा गया, कहाँ पे ये जो किसके तहत, 324 के सब क्लॉज A बनाया गया है, जहाँ पे 1 नेशन 1 इलेक्शन जो होगा उसके लिए एक संवैधानिक प्रोविज़न जो किया जाएगा, तो 324 का A उसमें जोड़ा जाएगा।
तो ये सब है, उस पर नज़र रखना है। इसके बाद क्या है, पढ़ना है, PYQ सॉल्व करना है। अभी लास्ट समय में वही, किसी में विद्वान नहीं बनना है, खाली देखना है कि कहाँ से क्वेश्चन कितना पूछा जा रहा है। और करंट अफेयर्स में किसी का प्रचार नहीं करना है, बस जो मार्केट में चलता है उसी को करना है। मार्केट में सब तो पढ़ ही रहा है, चाहे स्पीडी पढ़ रहा है, घटना चक्र पढ़ रहा है, एडिटोरिया पढ़ रहा है, इसी को लोग पढ़ रहा है। कुछ लोग जिसके पास पहले से जो विजन IAS वगैरह पढ़ रहे थे तो ठीक है, जिसके पास कैपेसिटी है पढ़ता है उससे, यही। और इस बार 20,000 से ज़्यादा रिजल्ट देगा, 22,000 के करीबन तो देगा रिजल्ट। तो 22,000 में एगो सीट बनाना है तो आसान है। कितना एक्यूरेसी आ रहा है, सॉल्व किए हैं आप, क्वेश्चन वगैरह बना रहे हैं कि नहीं? हाँ, प्रैक्टिस से कितना आ रहा है? तो टेस्ट देना है ना, उससे पता चलेगा आपको कि कितना हम कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं, उस अनुसार से तैयार होना है। और अब जो है ना, ये हम संभवतः लास्ट ही क्लास ही अभी समझ के चलिए। इसके बाद तो दुर्गा पूजा आएगा, उसका छुट्टी होगा मेंस का, और बच्चे सब PT पे फोकस ज़्यादा कर दिए हैं, कम भी आ रहे हैं। तो आप लोग को भी करना है। तो हो सकता है दुर्गा पूजा के बाद यदि चलता है का क्लास तो ठीक है, नहीं तो PT पे ज़्यादा फोकस करना है अभी, ठीक है। तो क्या पढ़ रहे थे बायो ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। क्या था? हाँ, तो कहाँ तक पढ़े थे, क्या कितना हुआ था? अच्छा, इसका क्या क्या इम्पोर्टेंस है ये बताइए। तो इम्पोर्टेंस तो नहीं पढ़ा है ना अभी? जैविक कृषि का इम्पोर्टेंस पढ़ा है? क्या क्या है? हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, और चुनौतियाँ लिखे हैं? चुनौती कंक्लूजन रह गया था, तो चुनौती हम लोग लिखते हैं। लिमिटेशन लिख लीजिए। इसी को कंटिन्यू किया जाएगा। फ्रेश बैच, अब देखिए, नहीं, फ्रेश बैच नहीं चलेगा। देखिए, कोई भी बच्चा है जो पढ़ रहा है उस पर विशेष जोर दिया गया है। अब कोई नया बच्चा आता है, टाइम है उसके पास 2 मंथ में क्या पढ़ा दिया जाएगा उसको? आप लोग तो इतने दिन से पढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं ना, कहाँ है? 2-3 सब्जेक्ट पढ़ा जाता है, 2 दिन का क्लास है, और अच्छे से एक टॉपिक को कंप्लीट करने में 2 दिन लग ही जाता है, समझने में, बढ़िया से लिखने लिखाने में। तो आपका दिमाग तेज है तो उसी को समझ करके और भी कोई दायरा चेंज करो तो तब हो सकता है कि चलो कवर कर लो। फ्रेश बच्चे को क्या पढ़ाया जा सकता है 2 महीने में? तो ये तो ऐसे ही है कि चलो सिलेक्टिव कुछ चीज़ पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो तो कंप्लीट तो किया ही जाएगा ना। और आपका तो इकोनॉमिक्स में 2 मुख्य चैप्टर हो गया है, इंडस्ट्रीज हो गया, कृषि हो गया। आप 2 क्वेश्चन लिखने में यहाँ से सक्षम हैं। आप एगो और बताना है, एगो और में और 2-3 गो चैप्टर और पढ़ेंगे, ठीक है।
और अब इजी वाला ही है, अब बहुत बड़ा नहीं है। मेन एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चर का बड़ा डायमेंशनल सवाल आते रहे हैं, और एगो तो निश्चित यहाँ से पूछता ही है। और जैसा कि मैंने बोला था कि आप लोग को डिजिटल एग्रीकल्चर जो प्लान है, स्कीम्स है, उसको पढ़ना है, हाँ, और उसको नोट्स भी तैयार करना है, करंट अफेयर से रिलेटेड है ये। हालांकि हम पढ़ाएंगे उसको बाद में एग्ज़ाम के समय। चलिए, चुनौतियाँ क्या क्या है उसको कर लीजिए। तो लिमिटेशन, हाँ, और मानसून, और अरे सबसे पहली बात तो कि लोगों में जागरूकता ही नहीं है। हाँ हाँ हाँ, और जितने भी जैविक जो ऑर्गेनिक जो खास करके खाद्य पदार्थ है या वस्तु है, उसका जो महंगाई है अन्य वस्तुओं से महंगा होगा। तो अन्य वस्तुओं से महंगा होगा तो फिर यह आम लोगों के परचेजिंग पावर से बाहर का चीज़ रहेगा। तो गरीब आदमी को तो चाहिए कम सस्ते दरों पर उसको भोजन चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, एक इलीट क्लास का भोजन बन जाएगा। नहीं, जिसके पास ज़्यादा पैसा रहेगा वो जब ऑर्गेनिक फसल का जो सेवन है वो करेगा। गरीब आदमी तो जो भी मिल जाए उसको सस्ते दरों पर उसका ही सेवन करेगा। तो सबसे बड़ा लिमिटेशन यह है कि इसमें जो है खास करके प्रमाणित जो जैविक खाद्य पदार्थ है उसकी कीमत क्या हो जाती है, एफोर्डेबल नहीं है। चलो ठीक है। और आर्टिफिशियल तरीके से इसको जब आप इसको संरक्षण करते हैं, कंजर्वेशन करते हैं, उसको बचा कर रखते हैं, तो उसका लाइफ भी कम ही होता है। इसे सेविंग करके मान लीजिए जैविक कोई खाद्य पदार्थ है, उसको आप वेयर हाउसिंग में रखा या तो और भी चीज़ रखा, तो उसका मतलब क्या है कि उसका रख रखाव में भी खर्च है, और रख रखाव में खर्च है, ऊपर से कितना लाइफ टाइम है इसका, ये बहुत ज़्यादा चुनौती का सामना करना पड़ता है। अभी तक ये नहीं पता चला है कि 5 साल टिकेगा कि 4 साल, इसका 2 साल में ख़राब हो जाएगा, 1 साल में ख़राब हो जाएगा। अरे जैसे रासायनिक वाला था ना कि उसको जैसे उगाए चावल को, और चावल कोठी में रखते तो गांव में देहात में कोठी कहा जाता था, और कोठी में आता था एक दवाई आता था केमिकल वाला, उसको देखते थे घर में कि उसको कपड़ा में बांध करके उस दवाई को उसमें डाल दिया जाता था। तो उससे क्या होता था कि जैसे नमी होता था, कीड़ा उड़ा जो लगता था या तो सुंडा उंडा लगता था, उससे नहीं लगता था। तो अब बताया जा रहा है कि इसमें केमिकल का प्रयोग करना ही नहीं है। तो इसके रख रखाव के लिए थोड़ा सा समस्या हो जाएगा कि कितने दिन तक ये टिक सकता है। कृत्रिम तरीके से भी रखेंगे तो कितने आर्टिफिशियल तरीके, कितने दिन तक इसको अच्छे तरीके से सेव करके रख सकते हैं। और बता सकते हो कि बुनियादी ढांचा यानी आधारभूत संरचना, बिजली हो गया, सड़क हो गया, पानी हो गया, इसके अभाव के कारण किसान उपजा भी ले तो क्या उसको मार्केट तक पहुंचा पाएगा, क्या उसको रख सकता है। यदि बिजली जहाँ नहीं है तो उसको वेयर हाउसिंग भी काम नहीं करेगा। अरे सब चीज़ तो जैसे आप रखोगे आप किसी एक टेम्परेचर में, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए ना भाई, बिजली। अब बिजली ही नहीं है तो कहाँ से आप रख पाओगे उसको, गर्मी में ख़राब हो जाएगा। यही चीज़, तो ये खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा इसमें चुनौती है। तो एक एक करके लिख लीजिए। लिखिएगा। कई जानकार मानते हैं जैविक कृषि का उत्पादन रासायनिक खाद्य पदार्थ के उत्पादन से कम है।
इसलिए इसलिए अनाज या तो खाद्य संकट की समस्या उत्पन्न हो सकती है, खाद्यान्न संकट की समस्या उत्पन्न हो सकती है। क्यों खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो जाएगा भाई? जनसंख्या तो बढ़ ही रहा है ना। दूसरा लिखिएगा मौसम में चढ़ाव उतार, या तो ऐसे कह सकते हैं मानसून की अनियमितता, मानसून की अनियमितता, अनसर्टेनिटी, मानसून की अनियमितता, अनसर्टेनिटी ऑफ मानसून। आज भी देखिएगा 40 कितना बताया था हमने, 52% किसान तो मानसून पर आश्रित है ना भाई। 48 पॉइंट समथिंग % जो है आर्टिफिशियल इरिगेशन की सुविधा उपलब्ध है। आज भी तो 52% किसान तो मानसून पर ही निर्भर है। तो मानसून अच्छी होगी तो खेती अच्छी होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी, ये वाला तरकीब है। अब एक बड़ा अच्छा आचार्य प्रशांत का हम एक वीडियो देख रहे थे, उनसे पूछा कि सर आजकल बाबाओं की भीड़ बढ़ गई है, बाबा जो है भविष्य बता दे रहे हैं और सारा चीज़ बता रहे, इतना अंधविश्वास भारत में बढ़ रहा है, लोग उसके पास बढ़ते जा रहे हैं। तो इतना अच्छा जवाब दिए थे, हम कायल हो गए, उसका कहीं भी आप प्रयोग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के अनुसार आज भी भारत का जो साक्षरता दर है 75% है। जो साक्षरता है, जो सिग्नेचर करने के लिए जानता है, ठीक है। 25% आबादी अनपढ़ है। इधर नहीं देखना है, इधर देखना है। 140 करोड़ में से 25% आबादी जो कि अक्षर का भी पहचान नहीं कर सकता है। अब 25% आबादी किसी एक वोटर पॉलिटिकल पार्टी को पड़ जाए, वो तो कितना दिन तक सरकार बना के रखेगा वो कहना मुश्किल है। तो बाबा को यही 25% आबादी चाहिए और यही उसके पास भीड़ बना के रखता है। और ये तो एक हो गया कि जो वो ये तो मतलब ओवरऑल बताया गया है, वो तो और भी नीचे आ जाएगा ना। नहीं तो ठीक है, ये ओवरऑल ले लीजिए। इसके बाद ये तो हो गया सरकारी रूप से ये कह दिया है सरकार ने कि इतना अनपढ़ है हमारे देश में। ये सरकार ने घोषित कर दिया है 2011 की जनगणना के अनुसार कितना हमारे यहाँ अनपढ़ है। इसके बाद फिर लिटरेट, ये लिटरेसी रेट है, ये लिटरेट लोग हैं जो कि शिक्षित नहीं है, साक्षर है, ये जो सिग्नेचर का टिप्पा नहीं देता है वो सग्न। तो हमारे यहाँ जो ग्रेजुएट कितने लोग हैं? 4%। यानी 4% ग्रेजुएट 4 से 5% है, तो 95% अनपढ़ के ही श्रेणी में है। तो बाबा का बिजनेस कभी चौपट होगा? टेलीविजन चैनल कभी साइंटिफिक बात करेगा? कि उसको तो ऐसा ही लोग चाहिए ना कंटेंट के लिए जो समझता हो। तो इसलिए तो ये आप ऐसे में प्रयोग कर सकते हैं और भी चीज़ में कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। अरे यहाँ तो BA MA करने वाले लोग को मंदिरों में जाके घंटी बजा रहा है और गौमूत्र और गोबर का सेवन करने की बात करता है। तो अब क्या बोल सकते हैं? यानी कि 1% भी नहीं है शिक्षित व्यक्ति। तो ऐसे लोग की ही तो बाबा की जरूरत है। ठीक है ना? चलिए, मानसून वाला हो गया, चढ़ाव उतार।
चलिए, जागरूकता वाला लिखा था, किसानों में जागरूकता की कमी। अभी कितना पॉइंट लिखा है आपको? एक ही लिखा है कि दो लिखा है? दो में कौन लिखाए थे? पहले मानसून वाला ही लिखाए थे। हाँ तो वही है, उसमें दो पॉइंट हुआ है अभी, 2 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था? हाँ कि इसका उत्पादन में कमी है। दूसरा हो गया मानसून की अनियमितता। तो लिखेंगे वहाँ, उसको एलोबरेट कर दीजिए कि अच्छी मानसून होगी तो अच्छी उत्पादन होगी, और नहीं तो उत्पादन में कमी आ जाएगी। चलिए ठीक है, अगला लिखेंगे, जैविक कृषि के बारे में किसानों में जागरूकता का अभाव है। यहीं से ये बात छिड़ी थी कि जानकारी ही नहीं है तो क्या करेगा। जैविक कृषि के बारे में किसानों में जागरूकता का अभाव है। इस क्षेत्र में पर्याप्त शोध और अनुसंधान की भी कमी देखी जाती है। जैविक कृषि के क्षेत्र में शोध और अनुसंधान में भी कमी देखी जाती है। अगला लिखिएगा, जैविक कृषि खाद्यान्न, जैविक कृषि उत्पादित फसल, जैविक कृषि उत्पादित फसल की विपणन की समस्या, जैविक कृषि उत्पादित फसल के विपणन की समस्या इसके बाद लिखिएगा, प्रमाणिक जैविक कृषि उत्पादित फसल के प्रमाणीकरण की समस्या, प्रमाणीकरण की समस्या, सर्टिफिकेशन वाला, सर्टिफाइड करके देगा। चलिए अगला लिखेंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट का अभाव, वित्तीय सहायता का अभाव। हालांकि केंद्र और राज्य सरकार के तरफ से, केंद्र और राज्य सरकार के तरफ से जैविक कृषि करने वाले किसानों को कुछ आर्थिक मदद जरूर की जाती है, परंतु इस हेतु इसके लिए मदद जरूर की जाती है, परंतु इसके लिए बजट में विशेष प्रावधान संस्थागत मजबूती इत्यादि संस्थागत, जैसे बैंकिंग सिस्टम को मजबूत कर सके, जहाँ तक किसानों को इसके नाम पर लोन मिल जाए जैविक कृषि,
करने वाले को आसानी से लोन मिल जाए संस्थागत में। मजबूती कर इस समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इस मजबूत कर संस्थागत समस्याओं को दूर कर, या तो इसको मजबूत कर, संस्थागत मजबूती कर इस समस्याओं को दूर कर सकते हैं। नहीं, प्रॉब्लम तो है क्योंकि सपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन अभी एक सुझाव भी दे दिया है ना कि उसको डायरेक्ट कर देना है कि नहीं, कोई संभावना ही नहीं बची है अब, यानी संभावना ही नहीं बची है तो क्यों बात करना है, उसको थोड़ा सा पॉजिटिव में बात कर देना है कि मतलब उसमें बजट में स्पेशल बजट इसके लिए बना दो। अच्छा, क्या लिखे हैं हिंदी में बताइए, पूरा क्या लिखे हैं, क्या उसका लाइन पढ़ दीजिए। हाँ, मतलब ठीक तो शब्द लिखाया गया। मतलब क्या है कि ये हो गया कि समस्या है, पहले आपने बता दिया कि समस्या है वित्तीय सुविधा का, लेकिन सरकार द्वारा सपोर्ट दी जा रही है, तो ये अब बिल्कुल इग्नोर नहीं किए। लेकिन हाँ, और भी बेहतर तब हो सकता है कि जब आप बजट में स्पेसिफिक इसके लिए कोई पैकेज दें, या तो संस्थागत समस्या है उसको मजबूत कर देंगे, तो पॉजिटिव बात कर दिया इसमें। चुनौती और जो आलोचना होता है ना, वह ऐसा होना चाहिए मखमली टाइप का, मख नहीं बोलते कि मलाई मार के, कि जो बैठे हुए खुद लोग हों उसको हट ना हो, ऐसा बात करना है कि कमी भी दिख जाए। हाँ, निर्यात की मांग करने में अक्षमता, निर्यात की मांग को पूरा करने में अक्षमता, निर्यात की मांग को पूरा करने में अक्षमता। लिखिएगा, अमेरिका निर्यात की मांग को पूरा करने में अक्षमता। अमेरिका, यूरोपियन संघ और जापान जैसे उन्नतशील देशों में, अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान जैसे उन्नतशील देशों में जैविक उत्पादों की बहुत मांग है। और इस मांग को भारत पूरा नहीं कर पा रही है। या पूर्ति नहीं कर पा रही है, मतलब जैविक कृषि जो है उससे उत्पादित फसल का बहुत डिमांड है, लेकिन भारत में उत्पादन ही कम होता है, तो मांग कहाँ से पूरा कर पाएगा? नहीं, एक समस्या ये भी है। अगला लिखिएगा, आधारभूत संरचना का अभाव। लिखिएगा, बिजली, सड़क, आधारभूत संरचना का अभाव। बिजली, सड़क, सिंचाई इत्यादि जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी। बिजली, सड़क, सिंचाई इत्यादि बुनियादी सुविधाओं की कमी, बेसिक फैसिलिटीज़ की कमी एक बहुत बड़ी बाधा है, एक बहुत बड़ी बाधा है। तो कितना हो गया आपका कमियाँ? बहुत हो गया, 8 पॉइंट ज़्यादा है। अब छोड़ दीजिए, कुछ सुझाव भी दीजिएगा, वे फॉरवर्ड बता दीजिए, सुझाव भी दे दीजिए, अपने मन से भी डाल सकते हैं 2-4-5 को। तो सुझाव क्या डालोगे? जो कमियां हैं ना उसी को सुधार ना दीजिए, जितना कमी आपने बताया उसी को सुधार कर देना है। ये ट्रिक एग्जाम में नहीं कुछ आए
तो ऐसे तो और सोच सकते हैं, लेकिन यदि एग्जाम में नहीं कुछ आ रहा है तो जो कमियां बताए उसी चीज़ को कि इसमें ये सुधार होना चाहिए, इसमें उत्पादन क्षमता को विकसित करने के लिए क्या करना है कि अधिक से अधिक और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कार्य करना चाहिए। नहीं, आपने बताया ही ना कमियां कि उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा काम नहीं हो रहा है, R&D पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा कार्य नहीं हो रहा है जैविक कृषि के ऊपर। तो जो सबसे बड़ी समस्या है कि नहीं इसका जो है उत्पादन में कमी होता है। तो उत्पादन में कमी क्यों हो रहा है भाई, कि उस कमियों को आप ढूंढे कि क्यों इसका उत्पादन कम हो रहा है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इस पर और खर्च करना चाहिए। तो पहला हो गया। दूसरा आपने क्या बताया था, दूसरा आपने बताया था कि मानसून की जो अनियमितता है, तो मानसून की अनियमितता है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अधिक से अधिक इरिगेशन की सुविधा जो है बढ़ानी पड़ेगी, सिंचाई की सुविधा बढ़ानी पड़ेगी। हाँ, तो इसमें एक डेटा आप पुट कर दीजिएगा कि हाँ, हालांकि वर्तमान समय में पूरे कृषिगत भूमि में 48% कृत्रिम सिंचाई की व्यवस्था है, परंतु और भी इसको एक्सटेंड करने की जरूरत है। नहीं, सिंचाई वाला समस्या दूर होगी। जब सिंचाई पर आप आश्रित रहेंगे तो फिर मानसून में सर्टिनिटी रहे या अनसर्टिनिटी रहे तो क्या फर्क पड़ने जा रहा है ना। इसके अलावा तीसरा क्या आपने बताया था, जागरूकता की कमी है। तो जागरूकता की कमी है तो लोगों को जागरूक करना चाहिए। नहीं, या तो कह सकते क्लस्टर कृषि को बढ़ावा देना चाहिए। क्लस्टर कृषि क्या होता है, एक सामूहिक कृषि, मतलब नहीं लोग कर रहे हैं उसको सपोर्ट करके एक ऑर्गेनाइजेशन वे में क्लस्टर के कई लोगों को मिला करके एक जगह, या तो चिन्हित करना चाहिए कि इस डिस्ट्रिक्ट को गोद ले लेना है, सरकार सपोर्ट करे। जैसे कि एक गांव को गोद लिया हुआ है ना कि एक पंचायत को कम से कम जैविक कृषि युक्त बनाना है, तो उस तरह से किसी एक क्लस्टर को चूज कर लेना है, एक क्षेत्र को, जिला का कोई एरिया को, कोई पंचायत का कोई एक एरिया को, कि इस क्षेत्र में जैविक कृषि को प्रमोट किया जाएगा सरकार के द्वारा। और ऐसे क्षेत्र में काम करने वाले जो किसान होंगे उसको सरकार की तरफ से किसी संस्थागत जो फाइनेंशियल सपोर्ट जो है दिया जाएगा। बता सकते हैं। हाँ, तो यही दिक्कत है। एक तो उत्पादन को लेकर के समस्या बनी हुई है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा जोखिम नहीं ले सकते हैं क्योंकि अनुभव है आपका श्रीलंका, तो बहुत ज़्यादा जोखिम नहीं लेंगे तो, लेकिन किसी सेलेक्टिव वे में तो काम कर सकते हैं ना, कि एक समूह, एक क्लस्टर के तहत, क्लस्टर का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया में आप किसी चीज़ को कर रहे हैं। हाँ, तो उस कोई जिला का कोई गांव को ले लेंगे या तो कोई एरिया को ले लेंगे। जैसे सिक्किम पूरा देश में तो लागू नहीं किया, लेकिन सिक्किम को एक पूरे 100% जैविक कृषि युक्त स्टेट बना दिया। और भी मध्य प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, कई जिले में जो है किसी खास क्षेत्र में जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। बिहार में भी देखिएगा 13 एक वही तो चिन्हित किया गया है ना कि जैविक कॉरिडोर की तरह एक किया जा सकता है। बिहार एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है ना, 13 जिलों में गंगा नदी के किनारे। तो बताया तो 100% जैविक कृषि युक्त हो गया है। हाँ, तो छोटा सा स्टेट है तो चलो भाई, वहाँ के नेचुरल क्लाइमेटीज भी है उस तरीके से तो करता है। हाँ, तो सर, तो कितने तो हो गए सुधार, देखा करके लिख लीजिए इसको। देखिए जैविक कृषि की उत्पादन की समस्या को दूर करने के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट पर बोले तो जैविक कृषि के उत्पादन की समस्या को दूर करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर और भी कार्य करने की आवश्यकता होगी, या तो और भी आवश्यकता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर और भी कार्य करने की जरूरत है। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, सिंचाई की समस्याओं को दूर करने के लिए
सिंचाई की समस्या को दूर करने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। वर्तमान समय में कुल कृषि भूमि के 48% भूभाग पर, वर्तमान समय में कुल कृषि भूमि के 48% भाग पर कृत्रिम आर्टिफिशियल इरिगेशन, कृत्रिम सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध है। कृत्रिम सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध है, परंतु इसे और भी विस्तार करने की जरूरत है। एक्सपेंड करने की जरूरत है। तीसरा लिखोगे, जैविक कृषि हेतु जागरूकता के लिए, अगला, जैविक कृषि हेतु जागरूकता के लिए सरकार कुछ हद तक प्रयास कर रही है। परंतु श्रीलंका जैसे देशों के अनुभव से सीख लेते हुए रणनीतिक तरीके से, स्ट्रैटेजिक तरीके से, क्लस्टर वाइज, हिंदी में भी वही लिखिएगा, क्लस्टर वाइज जैविक कृषि को प्रमोट करना चाहिए। इसके लिए बिहार में जैविक कॉरिडोर एक आदर्श उदाहरण हो सकता है। जैविक कॉरिडोर आइडियल एग्जाम्पल हो सकता है। मतलब बिहार का तारीफ भी कर दिए, थोड़ा सा बता भी दिए किस तरह से और जगह पे किया जा सकता है इंडिया में। नहीं, अगला क्या लिखोगे, मूल्य निर्धारण को लेकर लिख लीजिए, विपणन को लेकर लिखिएगा। जैविक कृषि उत्पाद के संबंध में विपणन संबंधी, मार्केटिंग रिगार्डिंग जैविक कृषि उत्पाद के संबंध में विपणन संबंधी, मार्केटिंग संबंधी समस्या देखी जाती है। जिसमें एक बड़ी दिक्कत प्रमाणीकरण, इसमें बड़ी समस्या प्रमाणीकरण, मंडी एवं बिचौलियों की है। तीन आपने समस्या बता दिया। पहला समस्या क्या, हाँ वही ना, प्रमाणीकरण का समस्या है। दूसरा बाजार मंडी की समस्या है। मंडी स्थानीय स्तर पर नहीं होने के कारण बिचौलिए के जंगल में फंस जाता है और बिचौलिया आनंद फानन ले लेता है, नहीं मार्केटिंग। हालांकि इसमें लिखिएगा, हालांकि सरकार ने ई नाम जैसे प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है। जिसे और भी गति देने की आवश्यकता है।
जिसे और भी गति देने की आवश्यकता है। गति यानी पुशअप करने की जरूरत है। हो गया। जैविक कृषि में वित्तीय संकट को दूर करने के लिए, जैविक कृषि के अंतर्गत वित्तीय संकट को, फाइनेंशियल इश्यूज को दूर करने के लिए सामूहिक खेती को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। कलेक्टिव या कम्युनिटी एग्रीकल्चर, सामूहिक खेती, कम्युनिटी एग्रीकल्चर को प्रमोट करना चाहिए। मतलब कई लोग मिलकर के किसी खास क्षेत्र में इस कृषि को करें, जिससे कि मतलब आसानी हो जाएगी। क्या को सुझाव दे दिया? 5 को हो गया, काफ़ी है। और भी समय के अनुसार करते रहिएगा, इतना ही लिख के आ जाइएगा तो काफ़ी नंबर मिल जाएगा। अरे कई लोग मिल करके, क्लस्टर वाला तो हो गया किसी पर्टिकुलर एरियाज को चूज करना और वहाँ पे खेती करना, क्लस्टर। लेकिन सामूहिक खेती में क्या होता है, कई किसान मिल करके वो खेती करेगा वहाँ पे। अरे जैसे एक जनजाति खेती विधि था ना, झूम कृषि, सब मिल करके करते थे, एक जगह समाप्त हुआ दूसरी जगह करेंगे। शिफ्टिंग, उसको शिफ्टिंग का एग्रीकल्चर भी कर सकते हो, क्योंकि जो उत्पादन जैसी जो समस्या है, कहा जाता है कि चलो फास्ट 2-3 साल में कम उत्पादन होता है, इसके बाद फिर उत्पादन इसका बढ़ता है। तो उसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी आप कर सकते हैं। यानी एकाएक आपको जैविक कृषि नहीं कर देना है, नहीं तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। मतलब एक रणनीतिक तरीके से, तो आपने एग्जांपल दे ही दिया कि हमको श्रीलंका का सीख लेना है और फिर रणनीतिक तरीके से हमको आगे बढ़ना है। एक एग्जांपल भी दे दिया कि आइडिया हमको कहाँ की आइडियोलॉजी को फॉलो करना चाहिए, बिहार का, यानी जैविक कॉरिडोर तेरे जिला। और नदियों के किनारे कितना नदियाँ हैं, भारत नदियों का ही देश है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे आप कर सकते हो, सिंधु नदी के किनारे आप कर सकते हो, सतलज कर सकते हो, यमुना कर सकते हो, कितना नदियाँ हैं, आप वहाँ पे तो कर सकते हो, दक्षिण भारत में कर सकते हो। एक अच्छा एग्जाम्पल है। चलिए आगे लिखिएगा। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है, निष्कर्ष में उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि कृषि विविधता, ये उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि जैविक कृषि बढ़ती आबादी के लिए खाद्य आपूर्ति और पोषण स्तर को बनाए रखने एवं भोजन विषाक्तता को दूर करने के लिए अच्छा विकल्प है। जिसे हम सतत कृषि के रूप में भी देख सकते हैं। सतत कृषि क्या होगा? अरे एक ऐसी कृषि का पैटर्न है जिसको कि हम भी उपभोग कर लें और मिट्टी को इतना ना खराब कर दें, या तो कि आगे वाला एकदम पूरा उसको उगा ही ना सके, कि आगे के लिए भी छोड़ना है, पर्यावरण से रिलेटेड हो। यदि रणनीतिक तौर पर
इस अधिक शोध एवं किसानों में जागरूकता लाकर जैविक कृषि को और भी अधिक विस्तार दे सकते हैं, दिया जा सकता है। क्या क्या लिखा था? तीन वर्ड लिखा था, 3 शब्द लिखा है ना इसमें। ये रणनीति बनाकर, और दूसरा रिसर्च करके, और किसानों में जागरूकता ला करके, अवेयरनेस ला करके इस खेती को और क्या कर सकते हैं? विस्तार दे सकते हैं, इसको और बढ़ा सकते हैं और लेवल पे। तो सारी समस्या तो जरूरत यही 3 में। रणनीति बनाओ, रणनीति में ही सब काम आ जाएगा। फाइनेंशियल सपोर्ट करो, ये करो, वो करो, फलाना ढिमका करो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, रिसर्च करो कि कैसे उसमें कोई समस्या है उसको दूर करना है, और किसानों में जागरूकता देना है। ऐसे ही ये खेती बढ़ जाएगा आगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका जैविक कृषि समाप्त। एक शॉर्ट प्रश्न आप लोग लिख लीजिएगा, शॉर्ट, खाद्य सुरक्षा को लेकर के पढ़ा ही देते हैं। खाद्य सुरक्षा अच्छा, ये खाद्य सुरक्षा होता क्या है? एक दिन हमने और थोड़ा सा डिस्कशन किया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी और जो संस्था का जो परिभाषा है इसमें इनपुट डाल देंगे, या किस इंसानों को यानी कि लोगों को पर्याप्त मात्रा में पोषण युक्त विविध प्रकार और निरंतर खाद्य सुरक्षा मिल सके, ये होता है। तो लोगों को पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलेगा, पोषण युक्त मिलेगा, विभिन्न प्रकार का मिलेगा और निरंतर मिलेगा। ये नहीं कि आज मिल गया कल नहीं मिले, नियमित मिलना चाहिए। उसी को क्या कहेगा? खाद्य सुरक्षा। तो कौन कौन संस्था ने क्या बात कहा है इसके लिए? जैसे एक है विश्व विकास रिपोर्ट 1986 में आया था, विश्व विकास रिपोर्ट 1986 में आया था। ये लगभग यही बात कहता हुआ नजर आता है, जहां सभी को सभी समय पर्याप्त मात्रा में पोषण युक्त भोजन मिल सके। ठीक है, हम लिखवा देंगे, अभी यहाँ ध्यान दे दीजिए। FAO भी इसी तरह के बात करते हैं। जो फूड अब जो कि आपका खाद्य कृषि संगठन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वो भी यही बात लगभग कहता हुआ नजर आता है कि सभी समय उनकी आवश्यकता अनुसार मूलभूत खाद्यान्न दोनों भौतिक और आर्थिक रूप से उपलब्ध हो सके। यानी कि यदि भौतिक रूप से मिल गया तो ठीक है, नहीं तो आर्थिक रूप से सबल है तो खरीद के भी खा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसको खाद्य सुरक्षा मिलनी चाहिए।
कुल मिलाकर के बात यही हो गई कि जो मैंने ये वाला लिखा इतना होगा तो खाद्य सुरक्षा होगा। तो क्या दिक्कत कहाँ कहाँ पे है तो वो सब आप करके आएंगे, लेकिन शॉर्ट वाला हम जो प्रश्न हो सकता है उसको लिखवा देते हैं। लिखिएगा, खाद्य सुरक्षा खाद्य सुरक्षा का अर्थ या तात्पर्य से तात्पर्य सभी लोगों के लिए सदैव पोषण युक्त और विविध प्रकार की भोजन एवं विभिन्न प्रकार के भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित हो, उसे खाद्य सुरक्षा कहा जाता है। नीचे लिखिएगा खाद्य सुरक्षा। यहां 2 रिपोर्ट डाल दीजिएगा। अभी कौन सा एक बताया था, विश्व विकास रिपोर्ट। रिपोर्ट 1986 और एक FAO एवं कृषि संस्थान। तो इसके लिखिएगा यहाँ पे, यहाँ वाला दोनों लिखिए। सभी को सभी समय पर्याप्त मात्रा में पोषण युक्त भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित हो। सभी को सभी समय पर्याप्त मात्रा में पोषण युक्त भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित हो। इधर FAO वाला लिख लीजिएगा। उसके अनुसार सभी को सभी समय आवश्यकता अनुसार मूलभूत खाद्यान्न दोनों प्रकार के भौतिक हो या आर्थिक रूप से, दोनों प्रकार से चाहे भौतिक हो या आर्थिक रूप से की उपलब्धता सभी को सभी समय आवश्यकता अनुसार मूलभूत खाद्यान्न दोनों प्रकार से चाहे भौतिक हो या आर्थिक रूप से उपलब्धता
बस। नीचे लिखिएगा, पूरी दुनिया में, हाँ नीचे पैरा चेंज करके, पूरी दुनिया में भूखमरी एक बड़ी समस्या है। पूरी दुनिया में भूखमरी एक बड़ी समस्या है। विशेषकर भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा, भारत में दुनिया के सबसे अधिक भूखे लोग निवास करते हैं। भारत में दुनिया के सबसे अधिक भूखे लोग निवास करते हैं। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2024 के अनुसार, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2024 के अनुसार भूखमरी के मामले में भारत का स्थान 111वां है। 111वां है। जो एक बड़ी चुनौती की ओर इशारा करता है, जो एक बड़ी चुनौती की ओर इशारा करता है। अब आपको क्या करना है, ये खाद्य सुरक्षा का परिभाषा आपने दे दिया, 2 परिभाषा इसमें ऐड किया, क्या क्या, विश्व विकास रिपोर्ट का और FAO का, 2 काफ़ी प्रमाणिक हो गया ये। इसके बाद नीचे का कंडीशन आपने अभी बता दिया, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स से जोड़ करके 11वां स्थान है, ये आपका परिभाषा होगा। इसमें नया चीज़ ऐड क्या करेंगे, आप लोग को खुद करना है। इसमें क्या करना है, खाद्य सुरक्षा को प्रयास, तो थोड़ा सा संवैधानिक देख लीजिएगा। या कानूनिक और योजना के स्तर पर। तो संवैधानिक और कानूनिक में क्या कुछ कहीं पे दिखाई पड़ता है कि सभी व्यक्तियों को पोषण की भारतीयों को पोषण की सुविधा उपलब्ध कराया जाए, संविधान में कहीं दिखाई पड़ता है? कहाँ पे दिखाई पड़ता है? DPSP में दिखाई पड़ता है। बाल पोषण की समस्या है, प्रसूति महिलाओं को दिखाई पड़ता है नहीं? कानून में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2 यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। एक संविधान में DPSP वाला डाल दीजिएगा और एक डाल दीजिएगा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। अब आर्टिकल देख लीजिएगा कहाँ पे नीति निर्देशक तत्व में ये दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो नीति निर्देशक तत्व का एक एग्जाम्पल डाल दीजिएगा और दूसरा खाद्य सुरक्षा अधिनियम। दो 2013 और सरकार की जो स्कीम्स हैं,
जैसे जन वितरण प्रणाली है, जन वितरण प्रणाली, इसके बाद फिर अंत्योदय, अंत्योदय कार्यक्रम था। इसके बाद क्या है, और भी होगा। इसके बाद फिर आपका है मिड डे मील है, सबला कार्यक्रम होगा, और भी नया नया जो कार्यक्रम होगा उसको जोड़ते जाना है। बच्चियों के लिए, किशोरी जो बच्चियां हैं उसको पोषण युक्त कुछ चावल और दाल वगैरह सब उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, इसमें देखिएगा अभी जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वाला, यहाँ तो आ ही गया 2 रुपया 3 रुपया वाला, इस तरह करके। और भी कोई कार्यक्रम होगा तो पोषण के लिए आपको बताएंगे। आंगनवाड़ी कार्यक्रम देख सकते हैं, आंगनवाड़ी, बिना तैयारी का भी बहुत सारा लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो फिर तो बताएंगे कि इसकी कमियां कहाँ हैं। इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर कमी है, भ्रष्टाचार है, योजना सरकार की इच्छा शक्ति का अभाव है, नहीं, गरीबी बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी है, आपदा है। तो आपदा भी तो खाद्यान्न संकट पैदा करता है ना। तो ये सारी लेवल पर समस्या है। तो कमियां, तो अगला जो लिखेंगे वो कमियां क्या है और इसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो अगला लिखेंगे कमियां, और इस कमियों को दूर कैसे करना है, तो सुझाव और निष्कर्ष। ये लिख के दिखाइएगा तो हमको पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आज लगभग 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया। खाद्य सुरक्षा भी हो गया, इसमें ज़्यादा और कुछ नहीं करना है। हाँ, शॉर्ट तो हमने लिखा ही ना दिया परिभाषा में। लॉन्ग में आप लोग लिखिएगा, इसको कर लीजिएगा, उधर कर लीजिएगा। हाँ, इसके बाद फिर एक आप डिजिटल एग्रीकल्चर वाला आप जरूर कर दीजिएगा। हाँ, लिख के लाना है, सभी को लिखना है ना। नहीं, ये तो आपको तो करना ही है ना, ये तो दिखाना है। वो तो हम जैसे लिखाएंगे, हम पढ़ाएंगे, लेकिन अभी कर लेना है। करंट अफेयर्स आपका काम करेगा, ये पीटी के लिए भी काम करेगा। अपने से करिए ना थोड़ा बहुत, इसके बाद तो हम तो हैं ही। हाँ हाँ, तो ठीक है, तो ये पीटी में पूछेगा ना यहाँ से, डिजिटल वाला। वो तो सब चीज़ टीचर पर ही आश्रित नहीं हो जाना है, कुछ कुछ अपने ऊपर भी करना है। अल्टीमेटली आपको ही करना है। अरे हम तो चलो भाई जो पढ़ते हैं आपको पढ़ा देते हैं, वो हमको ज़्यादा फायदा करता है पढ़ाते हुए, कि कम से कम हमें याद है। अब देखो हम बैठे बैठे आपको सब चीज़ पढ़ा दी, कहीं कुछ दिक्कत नहीं है, और इसके लिए कोई प्लानिंग भी नहीं था पढ़ाने की। तो ये चीज़ करके इस तरह फॉर्मेट बना के लिखते हैं ना, तो आपका क्या होता है कि कम शब्दों में बात को अच्छे से कहते चले जाते हैं। ये सब चीज़ सीखना है और लिखना है वहाँ। इस बार इतना अच्छा मौका है लेने का, एक ऑफिसर बन जाइएगा, ज़िंदगी का पूरा कष्ट दूर हो जाएगा। चलिए ठीक है, हाँ आइए ना ऑफिस में। नमस्ते सर।